हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 28th वीडियो है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th वीडियो है। इस वीडियो में आर्टिकल आगे के स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सिविल जज और एडीपीओ के रेगुलर बैचेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। उनके लिए डेमो क्लास का प्रोविज़न भी मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। आप लोग मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके डेमो क्लास के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि देखिए, सिविल जज के बैच का ड्यूरेशन जो है वो उसकी लास्ट डेट देखिए आपका 10 नवंबर है और एडीपीओ का 10 दिसंबर थी। तो देखिए इस ड्यूरेशन को भी मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं रेगुलरली। तो उनके लिए एक्चुअली क्या है कि मैंने देखिए रिकवरी बैच भी एक बनाया हुआ है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। मतलब जो उनके सब्जेक्ट्स छूट चुके हैं, जो सब्जेक्ट्स उनके हो नहीं पाए हैं, उनको रिकवर करने के लिए एक रिकवरी बैच बना हुआ है। तो उसके लिए भी मुझे टाइम देना पड़ता है। सैटरडे एंड संडे 2 दिन का टाइम उनके लिए है रिकवरी बैच के लिए। तो अब चूँकि रिकवरी बैच वाले स्टूडेंट्स की रिकवरी भी हो रही है तो रेगुलर बैचेस में थोड़ा सा मुझे टाइम की और आवश्यकता है, इसलिए सिविल जज का बैच का जो टाइम पीरियड है तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। मींस देखिए 15 दिसंबर तक सिविल जज का बैच आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिकवरी बैच। रिकवरी जो स्टूडेंट बाद में अभी ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कुछ दिनों तक, तो उनकी भी रिकवरी हो जाएगी। देखिए, रिकवरी बैच को मैं रेगुलर रखूँगा टिल द एंड। और इसी तरह से आपका एडीपीओ का जो ड्यूरेशन था वो देखिए उसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 5 डेज़ और, मींस 15 दिसंबर तक। तो ये 15 दिसंबर तक आपके दोनों बैचेस की कोर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और चूँकि देखिए जस्ट एज यू ऑल नोज़ कि देखिए दोनों सेपरेट बैचेस हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस अब चूँकि काफ़ी डिफरेंट हो गया है तो थोड़ा सा सेपरेट बैचेस ही होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा था और पहले से ही ये एब इनिशियो सिविल जज और एडीपीओ के बैचेस अलग अलग थे। तो देखिए अब स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डेमो क्लासेस, तो देखिए आप लोग जो भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे का हमारा देखिए लास्ट वीडियो में मेरा जो हुआ था वो आर्टिकल 214 तक हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है देखिए कि 2 फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, एक +89 वाला एंड +90 वाला। तो +90 वाले फॉर्मूले की जो लास्ट आर्टिकल था वो था 124। तो 124 में जब हमने 90 ऐड किया था तो 214 आया था हमारा। तो 214 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमारा जो ये वीडियो है ये 215 से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, रजिस्टर भी साथ में लिख कर रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 215 अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो तो लगभग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का हो चुका है। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है तो हम वो सिलेक्टिव पढ़ेंगे। और एज आई सेड अर्लियर कि देखिए हम फोकस स्टडी कर रहे हैं, हमें बहुत सारा पढ़कर बहुत सारा तो याद रह नहीं पाना, इसलिए हम थोड़ा सा उसे कंसाइज करेंगे और उसके बाद हम उसी को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो 215 देखिए क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए पेपर में इसी तरीके से प्रश्न आता है आपका कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस आर्टिकल में है, तो 215 में है, 215 में है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। एवरी हाई कोर्ट शैल
be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. 216 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिए। उच्च न्यायालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। तो देखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो देखिए, हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए पेपर में, आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपका एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। 217 भी अच्छा है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ये अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। 217 आर्टिकल 124A में निर्दिष्ट, तो ये बात तो देखिए अब हट चुकी है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये चूँकि हट चुका है, ये वाली लाइन जो है आपकी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, तो ये तो हट चुका है, तो इसलिए इसको छोड़कर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो देखिए, ये ऊपर भी हमने 216 में भी देखा था ना कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वही चीज़ इन्होंने रिपीट की है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में आर्टिकल 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है। दैट मीन्स देखिए, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट, इसी तरीके से प्रश्न आएगा, एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? 62 ईयर्स। इन्हें कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बस ऐसा क्वेश्चन आएंगे। देखिए, परंतु कोई न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश? हाई कोर्ट जजेस। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। मतलब ये देखिए, इन्हें नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो किसके लिए ये लेख लिखेंगे अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा? किसको देंगे त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देंगे। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 का उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जैसे हटाया जाता है 124(4) में साबित कदाचार के आधार पर, जो हमने देखा था वहाँ देखिए, मैं उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये भी अच्छा क्लॉज है। किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या किसी राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। डेफिनेटली देखिए, या तो वो पद से हट जाएंगे या फिर वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका, तो फिर वो पद रिक्त हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। इसका देखिए क्लॉज 2 देखिए, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है। अर्हताएं वाली क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये आपके 217 क्लॉज 2 में है, 217(2) में। तो देखिए, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तो ये देखिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए आ रही है रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन वाली बात आ रही है। तो देखिए, ये पहला तो भारत का नागरिक उन्होंने बोला है। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, जज के तौर पर उनकी पोस्टिंग रह चुकी हो 10 ईयर्स तक कम से कम। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। मतलब देखिए, हाई कोर्ट में एक किसी ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, 2 या अधिक हाई कोर्ट्स में अधिक हाई कोर्ट्स का लगातार
लगातार कम से कम मतलब रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए। देखिए कम से कम 10 इयर्स तक एडवोकेट रहे हो तो फिर वो भी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपके एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 217 हुआ कंप्लीट। देखिए अच्छा इसके बाद थोड़ा सा ये और हम देख लेते हैं कि अभी राइट नाउ हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स अभी 25 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा इसके बाद इसी का 217 का क्लॉज 3 और देख लेते हैं अपन। क्लॉज 3 देखिए इसमें क्या है, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू द एज ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be फाइनल। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज के बारे में यदि कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है हाई कोर्ट जज की तो फिर आपका देखिए मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसका डिसीजन लिया जाएगा और उनका जो डिसीजन होगा वो देखिए फाइनल होगा। बस यही आपका 217 है। देखिए उसके बाद 219 आर्टिकल भी अच्छा है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 219 ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद धारण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची, तो देखिए शेड्यूल में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शपथ 3 अक्षर है ना शपथ में, तो इसलिए तीसरी शेड्यूल है। शेड्यूल्स वाला वीडियो आप लोग पीछे देख सकते हैं। देखिए आपको वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप उसके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली, तो उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा शेड्यूल वाला। तो ये देखिए थर्ड शेड्यूल जो है उसके अनुसार उसमें जो फॉर्म दिया गया है उसके अनुसार शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे, उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये है हमारा 219 हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो किसके सामने लेंगे शपथ, देखिए वो राज्यपाल के समक्ष लेंगे। ठीक है, या फिर यदि राज्यपाल नहीं है तो उनके द्वारा यदि इस निमित्त मतलब इस पर्पस से यदि किसी व्यक्ति को वो अपॉइंट करते हैं तो उनके समक्ष हाई कोर्ट के जज शपथ लेंगे। ओके, ये है हमारा 219। स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा बीच में कहूँगा कि बहुत मेहनत हो रही है देखिए आपके लिए, सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं, आप लोग वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से जैसे आपको बहुत फ़ायदा हुआ है अब तक वैसा आपको फ़ायदा इस चैनल से मिलता रहेगा। देखिए जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर जो क्लास नहीं भी किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते तो वो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे मनोबल थोड़ा बढ़ता है वीडियोस रेगुलरली बनाने के लिए। चलिए मैंने जैसा आप लोगों को कमिटमेंट किया है, देखिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूंगा और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पढ़ने वाली सेक्शन हमारी, अब आर्टिकल जो हमारा आता है पढ़ने वाला आर्टिकल वो है 222 देखिए 219 के बाद ट्रांसफ़र ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये हमारा देखिए आर्टिकल 222 में दिया गया है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। तो इसमें भी राष्ट्रपति पे अंडरलाइन कर लीजिए आप, देखिए राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, तो फिर उनके ट्रांसफ़र करने के लिए भी देखिए राष्ट्रपति ही उनका ट्रांसफ़र कर सकेंगे।
इसमें ऑप्शंस देखिए क्या आएगा, ऑप्शन आएगा कौन क्वेश्चन देखिए कि उनका एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के लिए अंतरण या ट्रांसफ़र कौन कर सकता है। तो नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, नंबर 3 आपका प्रेसिडेंट, और नंबर 4 आपका पार्लियामेंट, संसद। ऐसे करके आपके प्रश्न आएंगे, तो आपका राष्ट्रपति पे आपको टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो देखिए, जब कभी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, या जब ऐसा न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है किसी कारण से कहीं, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा न्यायाधीश, उसी न्यायालय के जहाँ पर वो चीफ जस्टिस हैं, उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति, इसमें भी प्रेसिडेंट के लिए आप अंडरलाइन करिए, राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद मतलब आपका चीफ जस्टिस वाला पद, हाई कोर्ट के, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज वैकेंट, और व्हेन एनी सच चीफ जस्टिस इज बाय रीजन of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purposes। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए 223 आया नहीं आज तक कभी एग्जाम में, लेकिन अब आ सकता है कि देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ऑप्शंस वही उसी तरह से जैसे मैंने लास्ट आपके लिए बताया थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए थे, उसी तरह से ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। तो हमें टिक लगाना है आपका प्रेसिडेंट के ऊपर। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर और कार्यकारी, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कोर्ट के ऊपर, तो फिर केसेस ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, तो यदि ऐसा कोई कंडीशन राइज हो रही है, तो राष्ट्रपति, अंडरलाइन करिए, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, यहाँ 2 इयर्स एक साइड में नोट कर लीजिए, 2 इयर्स, और कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। यहाँ पर भी 2 इयर्स से अनधिक मतलब नॉट मोर देन 2 इयर्स, 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट करें उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। एक बार पढ़ने में देखिए इजीली समझ में आ रहा है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं, जबकि कोर्ट पर बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, केसेस थोड़े पेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है केसेस की, और यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि देखिए उनके लिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, तो वो बढ़ा सकते हैं। कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए मैक्सिमम, ठीक है, उससे कम जो भी टाइम पीरियड है उसके कम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ईयर से ज़्यादा नहीं, बस यही इसमें है। देखिए, और जो भी ऐसे बनेंगे, इसका क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, जो भी ऐसे कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में जो बनेंगे आपके जज हाई कोर्ट के, उनके लिए भी वही एज ऑफ रिटायरमेंट वाली 62 ईयर्स है। तो देखिए वो तो अंडरस्टूड है हमारे लिए कि जब हाई कोर्ट जज के रूप में वो काम करेंगे तो उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 62 ईयर्स होगी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि लोअर जुडिशरी के लिए मतलब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक के लिए 60 ईयर्स है रिटायरमेंट, एज ऑफ रिटायरमेंट, और हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट है 65 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, रिविजन हो गया थोड़ा सा। 224A उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स।
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग थी वाला पोर्शन हट चुका है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। किसी व्यक्ति से जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, मतलब सेवानिवृत्त बोल रहे हैं, तो हमें पहले ही समझ में आ रहा है वो तो कि उस उच्च न्यायालय में या फिर किसी अन्य हाई कोर्ट में, या तो उसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य हाई कोर्ट में पहले वो जज रह चुके हैं वहाँ पर, तो उनके रह चुके हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेंगे। मतलब वहाँ पे बैठने के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो कोई कार्य भी करना चाहे तो उसके लिए वो अनुरोध कर सकेंगे। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। यहाँ पे भी राष्ट्रपति ही है, देखिए राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद, ऐसे ऑप्शन देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, लेकिन आप राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। आदेश द्वारा अवधारित करें और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि उनको जो भी देखिए सेवानिवृत्त जजेस, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो यदि देखिए इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अलाउंसेस मिलेंगे, उतने भत्ते मिलेंगे जो प्रेसिडेंट डिसाइड करें, ठीक है, लेकिन उनके लिए हाई कोर्ट जज के तौर पर ही नहीं माना जाएगा, उन्हें हाई कोर्ट उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। बस यही है आपका 224A। वैसे तो देखिए ये आपका हेडिंग ही पूछा गया था कि उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो 224A में है। ओके, उसके बाद 226 हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, ये भी कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपके लिए, रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है हमारी आर्टिकल 32 में। ओके, वो है हमारी काय के लिए, वो हमारी किस चीज़ के लिए, देखिए वो है हमारी यदि मूल अधिकार देखिए मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए, मतलब मूल अधिकार यदि उनका वायोलेशन हो रहा है कहीं, ठीक है, तो फिर न्यायालय द्वारा इस चीज़ की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करना होता है और 5 तरह की, उसके क्लॉज 2 में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि 5 तरह की रिट में से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिट्स के लिए देखिए यहाँ पर भी वही बात है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट वाली पावर थी, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने वाली बात थी, यहाँ पर हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब 32 में जो है वो तो है ही है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, ठीक है, रिट जारी करने वाली बात है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से, वही भाग 3 पार्ट 3 देखिए मूल अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रवर्तित कराने के लिए, और ध्यान रखिए थोड़ा सा अंतर है आर्टिकल 32 और 226, मतलब देखा जाए तो 226 को थोड़ा सा और ज़्यादा पावर्स हैं 226 के लिए, ठीक है, कि देखिए आर्टिकल 32 में और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ इसको अंडरलाइन करिए आप। मतलब देखिए भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए 32 में तो है ही है रिट जारी करता सुप्रीम कोर्ट, देखिए वहाँ पर आवेदन लगाने पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 226 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत आपके लिए जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए, मतलब मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, कुछ भी प्रयोजन वो हो सकता है, उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश
आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत वही 5 तरह के रिट्स हैं, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण, या उनमें से कोई भी निकालने की शक्ति होगी। देखिए, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ चुके होंगे 32 और 226 में अंतर क्या है। 226 में देखिए, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अलावा और भी किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये 4 नंबर का आपका आ सकता है 4 मार्क्स का आपके मेंस एग्जाम में, 32 में और 226 में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 226 हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए 226 में इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इसमें बचता नहीं है आपका। 227 देख लीजिए अब आप। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका इसी तरीके से पूछा गया था। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से उनकी विवरणी मंगा सकेगा। ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा। Every high court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the High Court may call for returns from such courts, make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings of such courts। ये इतना ही देखिए हाई कोर्ट कर सकता है। and prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such court। किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा। तो ध्यान रखिए, ये सुपरिंटेंडेंस वाली जो पावर है ना, मतलब उनको चेक करना बराबर कि ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लोअर जुडिशरी वो जो भी जहाँ पे भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो बुक्स वगैरह भी मंगा के देख सकते हैं। सुपरिंटेंडेंस पावर आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए देखिए 227 जो है नंबर से ही ध्यान रखिए। 228 भी अच्छा है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 228 इसी तरीके से पूछा जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, बस यही अंडरलाइन करिए कि किस आधार पर अंतरण, तो वो आधार यहाँ इसमें दिया गया है कि किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका मीनिंग कुछ गलत कुछ निकल रहा है या कुछ का कुछ निकलने की संभावना है, तब उस समय देखिए विधि का यदि कोई सारवान प्रश्न उसमें अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। बहुत अच्छा है आर्टिकल। देखिए मेरे हिसाब से आज तक कभी एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन इसे आना चाहिए। 228 को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, इन द फ्यूचर आपको एग्जाम में मिल सकता है। Transfer of certain cases to High Court. If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case and may, number 1, मामले को स्वयं निपटा सकेगा, डेफिनेटली इसलिए मंगा रहे हैं, या फिर
उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा, कर सकेगा नहीं करेगा। मतलब देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई विधि से संबंधित इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में विधि से संबंधित कोई सारबान प्रश्न यदि है तो वो अपने पास पूरे केस को बुलवा लेंगे, मंगा लेंगे, राइट। तो फिर उसका या तो वो पूरा केस ही डिसाइड कर देंगे या फिर उतने पार्ट को डिसाइड करके बाकी पूरी फाइल वहाँ भेज देंगे लोअर जुडिशरी के लिए और वो पूरा मामला डिसाइड करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए 228 आर्टिकल। उसके बाद हमारा पढ़ने वाला बचता है, देखिए पढ़ने वाला बचता है आपके लिए आर्टिकल एक आता है 231 भी देख लीजिए। बस इसके हेडिंग ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। हेडिंग ध्यान रखना, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना आपके आर्टिकल 231 में दी गई है। अब आता है देखिए आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये अच्छा देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आपके एग्ज़ाम में 2-4 बार तो पूछा गया है एटलीस्ट कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, 233। तो देखिए किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल अंडरलाइन करिए, उस राज्य का गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। ये आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हुआ। देखिए अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, डीजे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखिए सिविल केस यदि होता है तो डीजे बोलते हैं उन्हीं के लिए, और यदि क्रिमिनल केस को वो डील करते तो होता है SJ मीन्स सेशन जज। ठीक है, तो इतना अंतर है बस डीजे एंड द SJ में। डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय the governor of the state in the consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state। तो ठीक है, एक बार पढ़कर ही हमें ध्यान रहेगा कि राज्यपाल नियुक्ति करते हैं किससे परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, मतलब देखिए या तो सेंट्रल जॉब में नहीं है, स्टेट जॉब में, किसी भी जॉब में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 ईयर्स तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। तो ये 233(2) जो है ध्यान रखिए, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो एग्ज़ाम होता है ना, देखिए वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत होता है। ADJ का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 7 ईयर्स की प्रैक्टिस मांगी जाती है देखिए एडवोकेट की, और एज उसमें 35 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। MP के लिए 45 है मैक्सिमम, 35 to 45। ये आपका हुआ देखिए आर्टिकल 233 का क्लॉज 2। अब इसके बाद देखिए इसके बाद आपका 234 देख लीजिए, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। ये भी एक बार पढ़ने के लिए ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस, 234 ध्यान रखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ persons other than DJs to the judicial service of a state shall be made by the governor of the state in accordance
with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state। 234 एक बार पढ़ने के लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका एक 236 भी नोट कर लीजिए, ये भी अच्छी सेक्शन है, एक बार इससे पूछा गया था। इसमें जिला न्यायाधीश की परिभाषा, जिला न्यायाधीश की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो 236 ए में है, 236 क्लॉज ए में है, 236 क में है। अब जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत किसको लिया गया? देखिए, तो जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश आते हैं जिला न्यायाधीश के अंतर्गत। तो देखिए, द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे, वही जो मैंने आपसे कहा था, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोर्स कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। ये सारे जो है ये आपको इस पद के अंतर्गत, जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत ये आते हैं। 236 का 236 का अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। ये आपका हुआ आपका भाग 6 कंप्लीट हुआ, पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए पार्ट 7 तो आपका देखिए रिपील्ड हो चुका है, पार्ट 7 रिपील्ड हो चुका है और पार्ट 8 जो है वो है आपका यूटीज़, द यूनियन टेरिटरीज़। कहाँ से कहाँ तक है? 239 से लेकर 242 तक है, 239 से लेकर 242 तक है। इसमें पढ़ने के लिए देखिए कुछ विशेष नहीं है, बस आप एक आर्टिकल यदि ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, मेरे हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आर्टिकल ध्यान रख सकते हैं, वो है आपका 241। सिर्फ हेडिंग ध्यान रखिएगा, बाकी हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने लायक कॉन्स्टिट्यूशन में जितना है वो सब हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये आपका कुछ थोड़ा सा बचा है, 1 या 2 प्रश्न बस इतने, बाकी पूरे 8 रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चंस का आएगा। देखिए सिविल जज में 10 क्वेश्चंस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 8 क्वेश्चंस का मैटर तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए 241 क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो 241 में है। उसके बाद देखिए आप भाग 9 में पंचायत है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। भाग 9 पार्ट 9 जो है उसमें है आपकी पंचायत, जो कि 243 से लेकर 243O तक है। इसमें देखिए अभी तक तो कभी भी ऐसा कुछ आया नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आया हो, तो इसलिए आप इसको बस इतना ही ध्यान रखिए कि पंचायत हमारा पार्ट 9 में है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कभी पूछा भी नहीं गया, तो हम क्यों जंक दिमाग में स्टोर करें। अब इसके बाद पार्ट 9A देखिए, जैसे कि 9A में नगर पालिकाएँ हैं, ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। पंचायत आज तक कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पंचायत जो है वो किस पार्ट में है। तो ध्यान रखिए पार्ट 9 में है और पार्ट 9A में है नगर पालिकाएँ, मीन्स द म्यूनसिपाल्टीज़। तो ये आपका, ये भी देखिए पढ़ने लायक इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। एक बार बस नगर पालिकाओं का गठन पूछा गया था कि किस आर्टिकल में है, तो वो 243Q में है, 243Q में है नगर पालिकाओं का गठन। इसके अलावा और कुछ भी इसमें आज तक कभी नहीं आया है, आज तक कभी नहीं आया, तो इसलिए हम इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पार्ट 9A में क्या है, बस ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। और पार्ट 9B में क्या है? भाग 9 में, तो भाग 9 में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियां जो होती हैं ना आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो 9B में है। इस तरह से ध्यान रखिए। इसी तरीके से राजस्थान सिविल जज में एक बार पूछा गया था कि सहकारी सोसाइटियाँ जो हैं वो किस पार्ट में है, तो पार्ट 9B में है। बस इतना
ही ध्यान रखिए। उसके बाद हम आते हैं देखिए पार्ट 10 पर। हाँ, ये ज़रूर, इसमें कुछ आर्टिकल हमारे पढ़ने वाले हैं, कुछ का एक ही आर्टिकल है मेरे हिसाब से पढ़ने वाला। पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में वो लिखा रहेगा क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। और दूसरा ऑप्शन आपका ये होगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो आपको इसी पर टिक लगाना। वर्डिंग्स पर ध्यान रखिए, वर्डिंग्स का ही देखिए 1 हो जाएगा और वर्डिंग्स नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में लिखा है पार्ट 10 मीन्स द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 244। तो ये देखिए वही जो हमने आपका शेड्यूल 5 देखा था, देखिए उसको 5 और 6 में ये वाली बातें बताई गई हैं। देखिए 5 में भी और 6 में भी। तो हमने 5 में देखिए 4 राज्यों के नाम ध्यान रखे थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो चारों राज्यों के मुझे एकदम से कैसे याद है, देखिए तो मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बस ऐसे ही सीक्वेंस आपको भी ध्यान रहेगा। AMTM राज्य जो है वो देखिए 5वीं अनुसूची के उपबंध। AMTM राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। ये आपका 244 देखिए क्लॉज 1। क्लॉज 2 देखिए 6ठी अनुसूची में 6 जो शेड्यूल है उसके उपबंध AMTM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। तो ये वो हमारा AMTM वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, उससे ये 244 भी बिल्कुल ईजिली हमें ध्यान रहेगा। 244 देखिए। उसके बाद आपका पार्ट 11 आता है। तो देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो देखिए क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के लिए एक ये है पार्ट 11 में। अब ये पार्ट 11 में ही है, ये भी आपका आ सकता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध किस पार्ट में है। कहाँ से कहाँ तक ये थोड़ा टफ हो जाएगा, उतना ध्यान नहीं रह पाएगा कि 245 से लेकर 263 तक है, इतना ध्यान नहीं रह पाएगा। लेकिन हाँ, ये पार्ट जरूर पूछ लिया जा सकता है कि किस पार्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको दे दूं, क्लू दे देता हूं। देखिए वो पूछ रहा है हमसे संघ और राज्यों के बीच संबंध। ओके, तो संघ हमारा किस पार्ट में है, संघ हमारा 5 में है। ओके, और राज्य हमारा किस में है, 6 में है। संघ और राज्य, संघ हमारा द यूनियन पार्ट 5 में है, स्टेट पार्ट 6 में है। 5 + 6 11, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र इन दोनों के बीच संबंध, दोनों को ऐड कर दिया 11। तो ये ध्यान रहेगा हमें। यदि 11 हम भूल रहे हैं तो याद है तो बेहतर है। हर बार मैं रिपीट करता हूँ देखिए हर वीडियो में कि आपके लिए यदि याद है कोई सी चीज़ तो सबसे बेहतर तो वही है। लेकिन याद नहीं आ रहा तो उसके लिए हम बस छोटा सा क्लू दिमाग में रखेंगे कि संघ पार्ट 5 में है और राज्य आपका पार्ट 6 में है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध पार्ट 11 में है। 1 नंबर चाहिए हमें। तो उसके बाद देखिए इसमें आपके कुछ आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा तो नहीं है। एक देखिए 246A देख लीजिए आप लोग। 246A माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। हम सिर्फ इसी तरह ध्यान रखेंगे इसके हेडिंग वाइज। माल और सेवा स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST 101वां संशोधन। याद आया कुछ आपके लिए? 101वां संशोधन GST वाला जो हुआ था ना, उसी के संबंध में ये 246A आर्टिकल है।
माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। ओके, 101 बार संशोधन था जीएसटी वाला, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। विशेष उपबंध जीएसटी के संबंध में 246A इस बार आपको एग्जाम में आना ही आना है, इस बार आना है, नोट करके रख लीजिए, इस बार आना है 2020 में कि माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो 246A में दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा पढ़ने वाला आता है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 भी अच्छा है। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति देखिए मीन्स inconsistency between laws made by the parliament and the laws made by the legislatures of the states। मतलब देखिए इसको इन जनरल समझिए, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। सिंपल देखिए कि जहाँ पर किसी विषय के बारे में केंद्र ने कोई लॉ बनाया है, सेंट्रल एक्ट है वो, ठीक है, संसद ने कोई एक्ट बनाया है, केंद्र का वो नियम है, केंद्र का आपकी विधि है, और दूसरी तरफ उसी विषय में राज्य ने भी कुछ बनाया है। तो इसमें देखिए, इसमें जो केंद्र वाली विधि है वह उस पर प्रिवेल करेगी, देखिए उस पर अधिभावी होगी, मतलब उसकी बात मानी जाएगी सेंट्रल लॉ की। बस इतना ही इसमें लिखा हुआ है कि यदि असंगति कुछ होती है, इसमें असंगति होती है कुछ भी, तो फिर केंद्र वाला जो विधि है देखिए वो उन्होंने मतलब राज्य भले ही कोई सा भी कानून आपने बनाया उस विषय के संबंध में, लेकिन यदि असंगति हो रही है तो फिर इसकी कौन सी विधि अधिभावी होगी, तो केंद्रीय विधि अधिभावी होगी। ये आपका है आपका 254, मतलब सेंट्रल लॉ को की बात मानी जाएगी उसमें जो लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 254 है। उसके बाद पढ़ने वाली चीज़ आपकी आती है आर्टिकल 263। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। ये देखिए आया हुआ है, एडीपीओ में आया था, हालांकि सिविल जज में नहीं आया था, लेकिन सिविल जज में भी आ सकता है ये, क्योंकि अब एडीपीओ में तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। नया जो अभी एग्जाम प्लान आया है, सिलेबस आया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अब हट गया है। ओके, तो आपका 263 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, अंडरलाइन करिए लोकहित, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट को भी अंडरलाइन करिए, दैट द पब्लिक इंटरेस्ट would be served by the establishment of a council charged with the duty of number 1, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच और उन पर सलाह देने के लिए। अब ये अंतर्राज्यीय परिषद जो इसकी स्थापना क्यों है ना, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना क्यों की जाती है। तो नंबर 1, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए। कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उन विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाएगा। तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को, उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। कुल मिला के आप समझ जाइए कि राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गए हैं तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए,
ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण पर विचार विमर्श करने के लिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना देखिए कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कब? जबकि लोकहित की सिद्धि होगी, लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट की सिद्धि होगी। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 263। इसके बाद देखिए वित्त संबंधी संविधाएं और वाद। वित्त संबंधी संविधाएं और वाद आपका पार्ट 12 है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है। तो ये देखिए इसमें भी आपका पढ़ने के लिए अब बहुत सारा नहीं है कुछ भी। मुझे लगता है एक आध आर्टिकल शायद, हाँ वही 246A पहले हमने देखा था, देखिए वहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल 263 आया था फिर बीच में, जो हमने पढ़ा अभी, अंतर्राज्यीय परिषद वाला, राष्ट्रपति स्थापना करते हैं उसकी लोकहित की सिद्धि के लिए। अब 279A, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 279A ये भी आ सकता है, ये आ सकता है क्योंकि पूछा नहीं गया अभी तक। माल और सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो जीएसटी के संबंध में विशेष उपबंध तो आपकी 246A में है, और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो है उसके लिए प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं, 279A में दिए गए। बहुत सारी चीज़ लिखी है, कोई मतलब नहीं पढ़ने से, आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर ही पूछा जाएगा। जीएसटी काउंसिल हमें 279A पर टिक लगाना है। ओके, उसके बाद 280 ये भी कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो होता है वो किस आर्टिकल में होता है, तो 280 मीन्स 280। ओके, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, मतलब जब हमारा 1949 में हमारा संविधान बना तो उसके बाद लिखा है कि 2 वर्ष के भीतर, मतलब 1951 से पहले तक। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना करेंगे कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वित्त वर्ष का कार्यकाल कितना हो, तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, अब ऐसे 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, अब इससे पहले भी यदि राष्ट्रपति को लगता है तो फिर वो कर सकते हैं। देखिए वित्त आयोग की स्थापना, ठीक है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति, इसमें भी राष्ट्रपति अंडरलाइन करिए, और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। बस इतना ही मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, तो 4 होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग 5 लोगों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। ये आपका वित्त आयोग हो गया। इसके बाद आपका देखिए पढ़ने वाला आर्टिकल आता है, आपका मेरे हिसाब से 300 है इसके बाद बस, और आप सब छोड़ सकते हो। अभी पीछे वाला देखिए बहुत छोड़ कर पढ़ने वाला है, आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही नहीं। 300 ज़रूर, ठीक है, एक बार पूछा गया था तो वो भी बहुत सिंपल था, आप लोग वैसे टिक लगा लोगे, लेकिन इसका नंबर हमें ध्यान होना चाहिए 300। वाद और कार्यवाहियाँ, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, तो देखिए ये किसके नाम से, भारत सरकार, भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यदि कोई केस लगाती किसी के खिलाफ, तो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, के नाम से वाद ला सकेगी, या फिर उस पर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर यदि कोई केस लगाया जा रहा है तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ही लगेगा। और किसी राज्य की सरकार तो उस राज्य के नाम से, मतलब जैसे एमपी है तो स्टेट ऑफ एमपी, मतलब उस राज्य का नाम, ठीक है, उन्हीं के नाम से वाद ला सकेंगे या उन्हीं के ऊपर वाद लाया जा सकेगा। बस यही इसमें 300 में लिखा है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया में सू और वी सूड बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ
इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट में सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ द स्टेट मीन्स एमपी, तो स्टेट ऑफ एमपी। बस इतना ही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजंस, सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजंस विच में बी मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड डैश डैश डैश, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत सरकार के विरुद्ध है या भारत सरकार यदि कोई केस लगा रही है तो यूनियन ऑफ इंडिया, और यदि कोई राज्य सरकार के ऊपर केस लग रहा है या राज्य सरकार कोई केस लगा रही है तो उस स्टेट का नाम, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ यूपी, बस इस तरीके से केस लगेगा। ये है 300। इसके बाद देखिए 300A देखिए हमने देखा था 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, देखिए 1978 में हुआ था। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1978 वाला था। तो देखिए उसमें इन्होंने क्या किया था, 19 वाला जो था ना उसको वहाँ से हटाकर, क्या था, संपत्ति का अधिकार था वो, उसको वहाँ से हटाकर उसे हटा दिया वहाँ से और 300A में जोड़ दिया है। तो ये 300A जो है वो आपका अध्याय 4 है, इसका भाग 12 का अध्याय 4 है, संपत्ति का अधिकार। तो ये 300A यहाँ पर 44th अमेंडमेंट जो है वो 44th अमेंडमेंट द्वारा इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। विधि के प्राधिकार के बिना, चेंज कर दिया थोड़ा सा, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इजी है, देखिए, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 300A हमारा ये कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद भाग 13 भी देखिए लेते हैं। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, 301 आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। मतलब उसमें कोई उसमें देखिए डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसमें जो है वो आप अबाध होगा। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, स्वतंत्र होगा वो। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 301। इसके बाद आपका ये और इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं, इसके बाद आपका देखिए मेरे हिसाब से ये पार्ट 14 जो है ये, अब इसके कुछ आर्टिकल्स हमारे इम्पोर्टेंट है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेके 323 तक है ये। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज ये वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो जाएगा यदि मैं सारा ये भी 14 भी बताऊंगा। अब एक वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा जो कि पार्ट 14 से लेकर आपका पार्ट 22 तक पूरा कंप्लीट होगा। कुछ सिलेक्टिव भी है इसमें, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधे घंटे का वीडियो होगा जहाँ तक मुझे लगता है, इससे ज़्यादा इसमें बचता नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगे, इमरजेंसी वाला भी है इसमें पोर्शन, देखिए तो थोड़ा सा टाइम, बस आधा घंटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। ये आपका एक वीडियो और आने वाला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का 11th वीडियो, 11 वीडियोज़ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आज चूँकि देखिए टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं कर सकता, तो इसीलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि डेमो क्लासेस भी स्टूडेंट्स आप लोग अटेंड कर सकते हो। और देखिए मेहनत हो ही रही है आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। और इसके अलावा फ़ीस वाला भी जो है देखिए, तो फ़ीस भी वही रहेगी जो सिविल जज के लिए 5000 थी पहले और ADPO के लिए 6000 वही रहेगी, कोई चेंज नहीं किया गया। रजिस्ट्रेशन वाला ज़रूर फ़ीस बीच में रख दी गई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने निवेदन किया था तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। मेरा उद्देश्य ये है सिर्फ और सिर्फ कि देखिए कम से कम फ़ीस पर आपके लिए अच्छे से अच्छा नॉलेज में दे सकूं और आप लोगों का सिलेक्शन हो। बस यही वशिष्ठ और क्लासेस का टारगेट है स्टूडेंट्स। बस इसी के साथ अब मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूं। अगले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का
पूरा पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम अगला सब्जेक्ट आईपीसी लेंगे। आईपीसी अब देखिए, इसके बाद आईपीसी हम पढ़ेंगे। आईपीसी के में इतना ज़्यादा नहीं है, 11 वीडियोस उतने नहीं लगेंगे, मुझे लगता है 4-5 वीडियोस में आपका आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए तक काफ़ी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।